जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलबरेत इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आप जानते हो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, उसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें प्रकाश सलामी साहब ने धातुओं का जिक्र किया। दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आ गए कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि धातुओं का जिक्र हुआ है तो धातु कैसे है। हम तो आजकल उनको पेन देव कहते थे, नाम भी उनके लेते थे, फिर ये धातुओं का जिक्र कहाँ से आया। अगर ये सच है तो एक्सप्लेन करके बताओ। मुझे कल से आज तक कम से कम 50 से ज़्यादा ईमेल आ गए, तो उनमें से सभी ने एक ही लिखा था, सर धातुओं में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप प्लीज़ बताइए। तो आज का वीडियो फुल इस नॉलेज पे है कि आपको धातु कैसे है, जो आपके सगाओं के जो नाम है वो धातुओं में कैसे है, वो धातु कैसे, इसके बारे में हम थोड़ा सा तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सही में यह धातु है या नहीं। दोस्तों गोंडवाना दर्शन मासिक पत्रिका में फरवरी जो 1988 है, जैसे 1988 में फरवरी महीने में एक पत्रिका आई थी, एक मासिक आया था। उसमें पांडुरंग रामलाल कोकड़े जो बहुत अच्छे विचारवंत और साहित्यिक हैं, उन्होंने इसके बारे में आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल था खून में धातु जो है, गोंड गोत्रजों में जो धातु विभाजित है, उस पर एक बड़ा आर्टिकल उन्होंने लिखा था और उस आर्टिकल को मैंने भी पढ़ा है और आपको भी स्क्रीन पे वो आर्टिकल दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या बताया गया। तो देखिए कोकड़े साहब ने क्या बताने की कोशिश की है। अगर आर्टिकल मैं पढ़ूंगा तो आपको भी बोर होगा और मुझे भी बोर होगा, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। गोंडियन पाटों में पाहंदीपारी कुपार लिंगों का कोयामुरी द्वीप का भ्रमण दिखाया गया है। अगर आपने गोंडी कोयापुनेम या कोयापुनेम दर्शन नहीं पढ़ा तो पढ़िए, वहाँ पे कुपार लिंगों का कोयापुनेम दर्शन में लिखा है कि वो कोयामुरी द्वीप को भ्रमण कर रहे हैं। तो एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं कि बाकी देवताओं के जैसे यान लेके नीचे देख रहे हैं कि क्या कैसे लोग हैं और निकल जा रहे हैं। पारी कुपार लिंगों का जो कोयामुरी द्वीप का भ्रमण है वो उनका नॉलेज का एक स्रोत है। वो जिस क्षेत्र में गए उन्होंने निरीक्षण किया इस नेचर का, जिस खंड में। अभी देखिए बहुत सारे ऐसे खंड हैं जहाँ पे खदानें हैं और खदानों में एक विशिष्ट प्रकार का धातु पाया जाता है, ये आज भी चल रहा है। तो ऐसे ही धातुओं के अनेक भंडार पृथ्वी के अनेक जगह पारी कुपार लिंगों को दिखे। उनका एक सीधा लॉजिक था कि जो जमीन में ज़्यादा धातुओं के अंश है वो पेड़ों के जड़ों के माध्यम से वो पेड़ों में भी होते हैं, और उसको अगर प्राणी और मनुष्य अगर खाता है तो उसके ब्लड में भी यह धातु का प्रमाण ज़्यादा होता है, और यही विज्ञान ने सिद्ध भी किया है। तो इनका एक छोटा सा लॉजिक था, और इनके क्षेत्र में जो धातु पाया जाता है, देखिए उनके क्षेत्र में जो धातु पाया जाता है वो वहाँ के प्राणियों में और पेड़ों में भी नज़र आता है, तो अवश्य वह ब्लड में आएगा। तो जब इन्होंने गोत्रक विभाजन किया तब सगाधारियों को उनके क्षेत्र का जो धातु है उस धातु को प्रतीक मानने को कहा। देखिए उस धातु को प्रतीक मानने को इसलिए कहा कि वो उनके जमीन में है, जमीनों से उनके सत्व उनके बॉडी में भी आ रहे हैं, तो इसलिए वो प्रतीक मानने को कहा। ऐसा तो नहीं होता कि मेरा जो टोटेम है वो मेरे एरिया में मिलता ही नहीं, ऐसा टोटेम कभी गोंड आदमी का नहीं होता। ज़्यादा आप सर्च कर लो, अगर कोई बस्तर का आदमी है, कोई गढ़चिरौली का है, कोई हरियाणा का है, तो कोई कहाँ का है, तो उनके क्षेत्र में जो पेड़ पौधा मिलता है, उनके क्षेत्रों में जो प्राणी रहते हैं वो प्राणी के टोटेम ही उनको दिए गए हैं। मुझे अफ्रीका के प्राणी का टोटेम नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है कि जिस क्षेत्र में लोग बसे वहाँ के प्रतीकों को, वहाँ के जास्त भंडार जो भी ज़्यादा होते थे धातु और प्राणी पेड़ पक्षी, इसको प्रतीक और टोटेम बनाया गया है। कोकड़े साहब ने एक बात और लिखी, वो पैरा में पढ़ता हूँ, आप भी देखिए। 1 से 7 कोटि संतानों का संस्थापना गोत्रजों में हुआ। 1 से 7, जो हम 12 गोत्र की बात करते तो 1 से 7 कोटि संतानों का संस्थापना गोत्रजों में हुआ। 8 से 12 कोटि पंचधातु और अधातु तत्व जिनका भौतिक गुणों से परिचय होता है वे सभी कुल वंशों में सम्मिलित है। देखिए दोस्तों ये बताना क्या चाहते हैं, 1 से 7 गोत्रजों में जो विभाजित किया गया और 8 से 12 गोत्रों में वंश धातु अधातुओं को सम्मिलित किया गया। और इसमें अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ये क्यों, क्योंकि इंसान अगर किसी धातु के
अंश को अपने बॉडी में पाता है वो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, किसी में कैल्शियम है, किसी में लोहा है, किसी में पारा है, तो किसी में रेडियम है, तो किसी में बहुत सारे धातु है, सोना है, चांदी है, जिस क्षेत्र में। तो अभी इनको गोत्र के अनुसार विभाजित करने का एक प्रयास है कि इसमें वो धातु का अंश है और इसमें वो धातु का अंश है। तो ये अगर दोनों मिलेंगे, इनकी वंशावली आगे चलेगी तो वो सुदृढ़ होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। और इसलिए सम विषम गोत्रों का जो नियम है वो आपके सामने रखा गया। और आज भी गोंड समुदाय इस गोत्र के नियम को फॉलो कर रहा है। ऐसे बहुत सारे इलाके मैंने देखे हैं जहाँ पे इस गोत्र को थोड़ा सा नहीं मानते हुए नजर आए, लेकिन वही लोग नजर आए जो सम गोत्र में या विषम विषम गोत्र में कर रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये संस्कृति को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। और ऐसे ही लोगों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये भूल नजर आती है। लेकिन अगर आप गांव में जाओ तो कोई भी आदमी, गोंड आदमी, अपनी बेटी को गोंडवाना के नियमानुसार ही देगा, उसके विपरीत नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये धातु क्या है, थोड़ा सा अगर हम देखें तो कोकड़े साहब ने एक बात का और जिक्र किया है, जैसे कि 8 सगा वाला कोलासुर गोंगो पृथ्वी है, 9 सगा वाला हीरा ज्योति गोंगो अग्नि, 10 सगे वाले मायको तुंगाल गोंगो वायु, 11 सगा वाले तुरपोराय गोंगो पानी और 12 सगा वाले लाल गोंगो आकाश। देखिए कुपार लिंगों ने कैसे इनको बांधा है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, पानी और आकाश, जिसको गोंडी में कहा जाता है येर, तोड़ी, अद्दी, वड़ी, पोकड़ी। जब इन पंच तत्वों को बराबर इनमें नामों से मिलाया गया, यहाँ की सृष्टि को, धातु को इनके टोटे में दिया गया, प्राणी, पक्षी, पशु, इन सभी को यहाँ पे मिलाया गया और बनाया गया एक समृद्ध कोयावंशी वंशावली नियम, जिसमें वैज्ञानिकता, विज्ञान कूट कूट के भरा है। इस आर्टिकल पर मैं और एक बात कहना चाहूँगा। कोकड़े साहब ने कहाँ से रेफरेंस लिया उन्होंने वहाँ पे बताया नहीं है, लेकिन कोकड़े साहब ने भी कहीं से रेफरेंस लिया और उन्होंने भी अध्ययन किया। तो बात ये आती है कि 1988 में गोंडवाना दर्शन पत्रिका में यह जो प्रकाशित हुआ, इसके बाद किसी लेखक ने इसको उठाना ज़रूरी था। लेकिन इस बात को बहुत सारे कम लेखक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको आधार नहीं मिलता। तो दोस्तों इसलिए ताराम साहब, मोतीराम कंगाली साहब, प्रकाश सलामी जी और अन्य कई जो इतिहासकार हैं, ये एक ही बात दोहराते हैं कि इन अभी यहाँ के युवकों को साहित्य की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इस बात को कोकड़े साहब ने जो बताया है, जिस गुत्थी को कोकड़े साहब ने आपके सामने लाया, इसको सुलझा के इसका वैज्ञानिक कारण बाहर निकाल के अपने सगाओं को बताना जरूरी है। तभी वो आत्मविश्वास के साथ इस गोत्र वंशावली को आगे लेकर चलेंगे। अगर इसमें अंधकार या अंधविश्वास हम फैलाएंगे तो आगे चलकर ये ब्रेक हो जाएगा। तो दोस्तों आपके जो नाम है वो धातु के नाम है। मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ कि कोकड़े साहब ने क्या बताने की कोशिश की। जैसे ताराल गोंगो चमकले वाला धातु है, इसको पारा कहा जाता है। साराल गोंगो सीसा है, माराल गोंगो मगन है, कैल्शियम, जस्ता, एल्युमिनियम, लोहा, पोटेशियम, सोना, चांदी, मैंगनीज और अन्य ऐसे बहुत प्रकार के जो धातु है, इसको उन्होंने पहचान लिया था। सिर्फ इसके नाम आपको गोंडी में वहाँ पे दिखाई देंगे और वो धातु के अंश दिखाई देंगे। और एक्चुअली पहले काल में अगर ये आप 50 साल का काल अगर छोड़ दें तो गोंडी जब सोयरा संबंधी होते थे, जब उनको एक नया विवाह करवाने का होता था, तब ये भी नाम जानना उनमें कंपलसरी होता था कि आपके सगाओं के नाम क्या है, आपका धातु का वो नाम पहचानते थे और उनको पता था कि ये धातु से मिलन से ऐसा ऐसा होता है और फिर वो लोग अपनी सोयरिक वहाँ पे करते थे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको बहुत बारीक सूक्ष्म अध्ययन से देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर कुछ मुझे मिलता है, मैं खोजने की तो कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ मिलता है तो आपको अपडेट देते रहूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।